गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये CISI का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ बाबू? 63 रुपया दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सेम समय के लिए यानी समान समय के लिए यानी 2 साल के लिए ही समान रेट ऑफ इंटरेस्ट से साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ बाबू? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और टाइम जो दिया हुआ है ये 2 साल दिया हुआ है। तो आपको बार बार यही चीज़ बताते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ तो आप लोग 2 साल के लिए डायरेक्ट माइंड में बनाते बनाते ये सेटअप होगा कि 21% इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2 साल का। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है तो आप ये भी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 2 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट CI के लिए कितना होगा? 10 + 10 + 10 × 10/100। तो आप कहोगे कि 21% हुआ और 21% का वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ बाबू? 63 रुपया दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 रुपया। यहां तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका SI कितना होगा 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रखना है और टाइम जो है 2 साल ही रखना है। तो आप कहोगे कि अगर SI की बात करते हैं तो पहले साल अगर 10% आप ले रहे हो तो दूसरे साल भी हम 10% लेंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 20%। तो आप 20% का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 60 रुपया, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज कीजिए कमेंट्स में। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। क्वेश्चंस में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया हुआ है 132। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे साल का, 2 वर्ष का न देकर के दूसरे साल का कह रहा है कि 132 रुपया। देखिए दूसरा टाइप बता रहे हैं इसमें बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ेंगे। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप कहोगे कि 1/10। क्लियर है? अब 2 साल की जब बात होगी तो हर में जो संख्या रहेगा उसका स्क्वायर लेंगे। ये हम मूलधन मान लेते हैं। मूलधन क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है और मूलधन ही पूछ रहा है कि धन कितना है, यानी मूलधन पूछ रहा है। हम मूलधन को मान लेंगे कितना? 10 का स्क्वायर। अगर 3 साल का बात होता क्वेश्चन में तो 10 का क्यूब यानी कि 1000 लेते। अब भी फिलहाल मेरा 2 साल की बात है तो 10 का स्क्वायर यानी 100 रुपया हम मान लिए कि हमारा मूलधन है। यह पहला साल है और ये दूसरा साल है। अगर मूलधन आपका 100 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है तो पहले साल आप कहोगे कि 100 का 10% यानी कि 10 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल भी 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब CI की बात अगर करते हैं तो पहले साल तो CI और SI बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल में 100 का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले साल का जो ब्याज मिला हुआ था, ब्याज का भी ब्याज मिलता है, यानी 10 का भी 1/10 यानी 1 रुपया मिलेगा। उस तरह से आप कहोगे कि 10 और 1 11। दूसरे साल का CI कितना हो गया? 11 दिया हुआ है और 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ है कितना बाबू? 132 रुपया। क्लियर? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 रुपया। तो कह रहा है कि वह धन कितना है, तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन कितना है बाबू? 100 रुपया। तो 100 रुपया का वैल्यू कितना? 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 8 जो पुरुष है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और वही काम जो है 8 महिला 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो कह रहे हैं कि इस काम को 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगी? देखिए आप लोग जानते होंगे MDH फॉर्मूला। तो MDH कांस्टेंट होता है। अब इसको हम डिटेल में बताते हैं। MDH बराबर कांस्टेंट। ये ट्रिक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ मैन, डे, आवर्स, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैन और सिर्फ डे दिया हुआ है, आवर्स तो दिया नहीं है। तो M1D1 बराबर M2D2 लेंगे। यहाँ पे M2D2 कहने का मतलब ये हुआ है कि पहले कह रहा है कि 8 पुरुष, एक पुरुष का इफिशियंसी अगर M है तो 8 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8M होगा।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8m, और कितना दिन में काम करता है बाबू, 20 दिन में काम करता है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर m2, यानी कि आपका 8 महिला है तो 8w, और कितना दिन में काम करती है, 32 दिन में काम करती है। तो यहाँ पे रेशियो निकाल देंगे m/w का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहोगे 8 से 8 कट गया तो 32/20, 4 से काटोगे तो 8 चौके 32 और 5 चौके 20, यानी आपका रेशियो m/w का कितना आ गया, 8/5 आ गया। इसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क निकालना, कि टोटल वर्क कितना है आपका। तो आप कहोगे कि टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें m का वैल्यू रख दीजिए या फिर इसमें अब w का वैल्यू रख दीजिए, किसी में भी आप वैल्यू पुट करोगे तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब सेम आंसर आएगा। देखिए तो 8w इंटू 20 कर दिए, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। w की जगह पे हम कितना रख देंगे, 8 रख देंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 20। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा बाबू, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम कितना लगेगा, जब 5 पुरुष यानी कि 5 पुरुष और 8 महिला वर्क करेंगे, तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। तो आपका टोटल वर्क कितना है, 8 इंटू 8 इंटू 20 कर देंगे, और इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, 5, और m की जगह पे रखेंगे 8, और प्लस 8 w की जगह पे रखेंगे 5। 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40, दोनों को ऐड करेंगे तो 80, 80 से डिवाइड आप कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 20/80 कर देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 8 कट गया, तो आपका आ जाएगा 16 दिन। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, और जबकि बी जो है अकेला कितना दिन में पूरा करता है बाबू, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे और एक एक दिन छोड़ करके बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। अल्टरनेटिव सबसे पहले काम जो स्टार्ट कौन करता है, ए करता है, इसके बाद नेक्स्ट दिन बी काम करता है, फिर वही रिपीटेशन चलता है, फिर ए आता है, फिर बी करता है, तो इस तरह से पूरा करता है काम। तो कह रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ए जो है और यहाँ पे बी है, ए जो है 16 दिन में करता है और बी जो है कितना दिन में करता है बाबू, 12 दिन में करता है। सबसे पहला काम मैंने बताया आपको कि टोटल वर्क निकालिए, और टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 16 का और 12 का। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, यानी आपका टोटल वर्क कितना है, 48 यूनिट। और 48 यूनिट काम को ए जो है 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और उसी तरह से बी जो है 48 यूनिट काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। और आपको हमने बताया कि एक दिन में काम किया जो काम करेगा, इस वाले क्वेश्चन में जो है डे में दिया हुआ, तो एक दिन का काम अगर आवर में क्वेश्चन में दिया रहता है तो 1 घंटा का काम को ही हम इफिशियंसी बोलते हैं। यानी ए का इफिशियंसी है 3 यूनिट और बी का इफिशियंसी है 4 यूनिट। तो ए जो है काम स्टार्ट करता है, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे कि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। चलिए 3 यूनिट काम कर दिया, फिर इसके बाद अगले दिन अकेले बी आता है, तो अकेले जब बी आएगा तो नेक्स्ट दिन यानी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे कि 4 यूनिट काम कर देगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 2 का अल्टरनेट लेके चलेंगे। आपका 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में आपका 7 यूनिट काम हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें इतना से मल्टीप्लाई करते हैं कि टोटल वर्क 48 के बराबर हो जाए या फिर 48 से कम हो जाए। तो आप कहोगे कि 7 छक्का 42, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 दिन में आपका देखिए 12 दिन में कितना काम हो गया, 7 छक्क 42 काम हो गया, 42 यूनिट काम हो गया। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 45 यूनिट काम हो जाएगा। यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे हो गया 13 दिन। अब आपका 45 यूनिट काम यहाँ पे हो गया, टोटल काम था 48 यूनिट, 3 यूनिट काम शेष बचा हुआ है। और नेक्स्ट दिन अगर बी आता है तो बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर देगा, बट काम कितना यूनिट करना है, 3 यूनिट ही काम करना है। तो आप कहोगे कि 4 यूनिट काम करता है। आप एक एक नियम से भी सोच सकते हो कि 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 3 यूनिट काम करेगा कितना दिन में बाबू,
3 बटा 4 दिन में, और यहाँ पे आपका 13 दिन हो गया था, तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया 13 से ही 3 बटा में 4 दिन, यानी कि टाइमिंग आपका कितना लगा है टोटल 13 से ही 3 बटा में 4 दिन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है कुछ वस्तु 1 रुपया में 5 की दर से और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, और उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया जाता है और 2 रुपया में 9 की दर से बेच दिया जाता है। तो कह रहा है कि इस टोटल लेन देन में उसको जो है 3 रुपया की हानि होती है, तो टोटल कितना वस्तु का ट्रांजेक्शन किया गया था, मतलब कितने वस्तु का सौदा किया गया था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे रुपया और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 रुपया में 5 की दर से खरीदता है, 1 रुपया में 5 की दर से 5 ऑब्जेक्ट खरीदता है, और फिर 1 रुपया में 4 की दर से खरीद रहा है। तो टोटल कितना रुपया में कितना वस्तु खरीद रहा है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर ऑब्जेक्ट उतना ही रुपया में खरीद रहा है, तो हम बराबर करेंगे इसको, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए होते हैं यहाँ पे भी कर दो, और यहाँ 5 से किए होते हैं यहाँ पे भी कर देते हैं, यानी ओवरऑल यहाँ पे 4 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है और यहाँ पे 5 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, यानी कि टोटल जो है 4 और 5 9 रुपया में कितना खरीद रहा है, यहाँ पे रुपया है और यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो टोटल 9 रुपया में 20 और 20 40 ऑब्जेक्ट खरीद रहा है, वस्तु खरीद रहा है, और बेच रहा है कितना के हिसाब से 2 रुपया में 9 की दर से बेच रहा है, 2 रुपया में 9 की दर से बेचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बराबर करेंगे यहाँ पे, तो बराबर करने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना, 9 81 और 40 दूनी 80, 9 चौके 36, 360 यहाँ पे भी हो गया, यानी कि 360 रुपया 360 वस्तु खरीद रहा है कितना 81 रुपया में, और यहाँ पे 360 वस्तु बेच रहा है 80 रुपया में। ये आपका सीपी है और ये आपका जो है एसपी है बाबू, एसपी। तो आप कहोगे कि 360 रुपया का खरीद बिक्री कर रहा है, ठीक है, 81 रुपया में खरीद रहा है और 80 रुपया में बेच दे रहा है, यानी 1 रुपया का उसको लॉस हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे 1 रुपया का लॉस हो रहा है कितना वस्तु में 360 रुपया की खरीद बिक्री में, 1 रुपया का लॉस हो रहा है 360 वस्तु की खरीद बिक्री में। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 3 से इसमें वो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 रुपया का लॉस होगा, 360 इंटू 3 जब करोगे तो आपका आएगा 1080 रुपया, 1080। क्लियर है, यानी कि 3 रुपया का लॉस जाता है 1080 वस्तु के ट्रांजेक्शन मतलब खरीद बिक्री में। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट करो। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 60 लीटर दूध है एक बर्तन में बाबू, कितना दूध है 60 लीटर दूध है, और इसमें से 6 लीटर को कह रहा है दूध को निकाल दे रहा है, दूध को निकाल रहा है, 6 लीटर दूध निकाल रहा है और उसके जगह पे क्या कर रहा है पानी डाल दे रहा है 6 लीटर, और इसी तरह का यह प्रक्रिया 2 बार और कर रही है, यानी 2 बार और करने का मतलब टोटल कितना बार कर रहा है 3 बार कर रहा है। तो कर रहा है तो कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप फार्मूला से भी बना सकते हो, फार्मूला भी आपको मैंने बताया है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे करते हैं कैसे। 6 लीटर यानी जितना निकाल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल कितना था दूध 60 लीटर था, डेट मीन्स 1/10, यानी 10 लीटर दूध था तो 1 लीटर दूध निकाल रहा है और उसके जगह पे पानी डाल रहा है 1 लीटर, 1 यूनिट मान लीजिए। ठीक है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो आपका 10 इनिशियल था, इनिशियल में मिल्क आपका 10 यूनिट था, तो फाइनल जो मिल्क कितना हो रहा है 1 निकाल रहा है, यानी कि 9 यूनिट हो रहा है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है 3 बार चलता है, तो 3 बार हम लिखेंगे, डेट मीन्स 1000 मिल्क था इनिशियल में, तो 9 × 9 × 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 729। क्लियर है,
यानी इनिशियल में आपका मिल्क था 1000 यूनिट, तो बाद में कितना हो जाएगा मिल्क 729। बट क्वेश्चन में बाबू कह रहा है कि 60 लीटर दूध था। आप करोगे यहाँ पे 1000, तो 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 लीटर। ठीक है, तो 729 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 और बटा में 1000 इंटू 729। क्लियर है, 0 से 0 आप कटोगे, इसको मल्टीप्लाई करके बटा में 100 करोगे ना, तो आपका आएगा आंसर कितना 43.43.74 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको जल्दी से नोट करो। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचा जाता है और अगर 48 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। पहले तो आप देखो कि 6% का लॉस हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, बाद में 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 16% का, और 16% का के चलते कितना अधिक में बेच रहा है 48, तो 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 16% का वैल्यू हो जाएगा 48, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 रुपया। तो आपसे कह रहा है कि वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की गति। देखिए इसका ट्रिक क्या है, गति बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा में टाइमिंग होता है। तो ऊपर में ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 155 का और 195 का। आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस यानी कि 195 का और 155 का डिफरेंस, और नीचे में टाइमिंग का डिफरेंस यानी 18 माइनस 16, डेट मीन्स नीचे में 2 हो गया और ऊपर में 40 हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। आपका ये राइट आंसर होगा कितना 20 मीटर प्रति सेकंड। बट ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, तो हम इसको चेंज कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 के 20 4 बचेगा और 4 इंटू 18 करोगे तो आपका आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 153 क्रयमूल्य वस्तु पर एक दुकानदार का कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमेशा क्रयमूल्य पे होता है। आप कितना में खरीदे हो, अगर आप 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 100 रुपया की वस्तु जो है उसका एसपी कितना कर लिए 120 रुपया कर लीजिए, और छूट जो दिया जाता है वो क्रयमूल्य पे छूट नहीं मिलता है, छूट हमेशा मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसपी बराबर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, और अगर अंकित मूल्य एमपी है और एमपी पे 15% का छूट दे रहा है यानी कि 85% पे बेच रहा है, और छूट हमेशा मैंने बताया कि अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य आपका एमपी है और 15% का छूट यानी 85% पे बेच रहा है, तो एमपी का 85% ये बराबर होगा एसपी, और 20% का लाभ हो रहा है, और लाभ जो होता है हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी का 120% 120/100, तो 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं एमपी बाई सीपी का, तो आपका कितना हो जाएगा 120/85, यानी मार्क प्राइस अगर आपका 120 रुपया है तो सेलिंग सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस कितना है 85 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 153 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु, आप कह रहे हो कि यहाँ पे 85 का वैल्यू कितना हो जाएगा 153, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आप 153/85 करो, मेरे हिसाब से शायद 1/8 आएगा यहाँ पे, चलिए जो भी आएगा। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना है 120 है, तो 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से, तो आपका आ जाएगा 216 रुपया, यानी आपका अंकित मूल्य कितना है बाबू 216 रुपया है। इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पर 10% का छूट दिखावा करता है और इसके बाद भी प्रत्येक वस्तु के मूल्य पे 20% की वृद्धि करता है, तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? ये क्या करता है बेईमान दुकानदार जो करता है, कह रहा है कि हम 10% का छूट दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो क्या कर लेता है कि 20% जो क्रय मूल्य था उससे अधिक इंक्रीज करके वो अंकित कर लेता है। तो बेईमानी तो यहीं पे कर ले रहा है, तो कह रहा है इसके बाद भी उसको प्रॉफिट होगा, तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। तो देखिए ए बी फॉर्मूला हम लगाएंगे, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इसको हम लोग रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन जब आपका डाटा जो है सिंपल रहे, 20% हो, 10% हो, 5% हो, तो आप कोशिश कीजिए कि ए बी फॉर्मूला से ही बना लीजिए। और आपका डाटा अगर डिफिकल्ट हो, जैसे 16 से 2/3% हो, तो उस तरह का डाटा है तो आप रेशियो से बनाइए। दोनों मेथड आपको हम यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए के जगह पे हम -10 ले लेंगे और बी के जगह पे +20 ले लेंगे, 20%। क्लियर है? तो आप -10 और +20 -10 × 20 बाई 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, 0 से 0 काट दीजिएगा, -2, यानी कि +8, और प्लस का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, 8% का इसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर x से शहर y की तरफ जाती है और धारा के दिशा में y से x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में औसत गति। तो औसत गति के लिए आपको फॉर्मूला पता है, औसत गति बराबर क्या होता है, 2v1v2 बटा में v1 + v2 होता है। तो औसत गति मैंने बताया कि औसत स्पीड आपका क्या होगा, 2v1v2 और बटा में v1 + v2। तो धारा के साथ जा रहा है, अगर नाव की गति आपका कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि धारा की दिशा में अगर नाव जाएगा तो उसका टोटल गति कितना हो जाएगा, x + y, यानी कि 40 + 10 50, और धारा के विरुद्ध अगर जाता है तो x - y, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 40 - 10, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा के साथ गति कितना हो जाएगा, धारा के साथ गति x + y, यानी कि 40 + 10 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध अगर जाता है तो कितना हो जाएगा 40 - 10, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत गति हम कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ v1 के जगह पे हम क्या ले लेंगे 50 और v2 की जगह पे 30 ले लेंगे, और बटा में क्या करेंगे v1 + v2, यानी 50 और 30 कितना हो जाएगा बाबू 80 हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दीजिएगा, इसको 4 से काटिएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 25 15 150 बाई 4, 150 बाई 4, तो आपका आंसर होगा 4 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि एक तैराक को धारा की दिशा में समान दूरी तय करने की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक की गति क्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि तैराक की गति हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के साथ अगर चल रहा है तो उसका कितना दिया हुआ गति, धारा की गति दूरी तय करने की अपेक्षा समान समय, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए तैराक की गति अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और धारा की गति कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? तो धारा के साथ अगर तैराक चलता है तो उसका गति कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, और धारा के विरुद्ध जाएगा तो x - 5 हो जाएगा। तो धारा के साथ चलने में जितना टाइमिंग लगता है धारा के विरुद्ध चलने में उसका दोगुना टाइम लगता है। यदि धारा के साथ चल रहा है अगर 1 यूनिट टाइम लगता है तो धारा के विरुद्ध जाएगा तो 2 यूनिट टाइम लग रहा है। वेलोसिटी इनटू टाइम यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे भी वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया, दूरी हो गया। तो दूरी बराबर दूरी, दोनों को बराबर हम कर दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए x + 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x - 10। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी तैराक का जो गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्लियर? 15 किलोमीटर
प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। है ना? क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी भिन्न को अंश में 20% की वृद्धि तथा इसके हर में 10% की कमी की जा रही है, करने से 16/21 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या होगा? तो मान लेते हैं कि भिन्न हमारा x/y है और अगर अंश में आप 20% की वृद्धि कर रहे हो तो देखिए पहले कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अगर ये पेन भी है तो अपने आप में क्या है 100% है, तो 20% का वृद्धि कर दीजिएगा तो 120% हो जाएगा और 10% की कमी कर दीजिएगा तो 90% हो जाएगा। पहले हमारा भिन्न क्या था x/y, अगर हर में आप 20% का वृद्धि कर दीजिएगा तो 120 हो जाएगा 120%, और अगर अंश में 20% का वृद्धि किए तो 120% हो गया और हर में अगर 10% का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%। तो ऐसा करने के बाद भिन्न आपका क्या हो जा रहा है? भिन्न आपका हो जा रहा है 16/21, 16/21। तो कह रहा है कि भिन्न क्या था, तो x/y का वैल्यू निकाल दीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 90 कर दीजिए और यहाँ पे 120 कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 0 से 0 काट दिया, 3 के 9, और ये 4 से काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 को 16 और ये कट जाएगा 7 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, तो 10% मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तीसरा संख्या का भी हम अगर 100 मान लेते हैं तो पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 10% कम है, यानी कि कितना है 10% और 25% कम है, तो ये है आपका 90 और ये 25% कम है, यानी कि 75 हो गया 75। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत को बढ़ाना होगा? तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप देखिए 75 में कितना ऐड कर दीजिएगा कि आपका 90 हो जाए, तो आप कहोगे कि 15 ऐड कर दीजिए 75, परसेंटेज निकालने के लिए बटा में 75 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 यानी कि 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 है, तो योग जो है a और a प्लस बी अगर दो संख्या है तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और a इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा? व्युत्क्रम कहने का मतलब कि 1/a प्लस 1/b का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर एलसीएम लीजिएगा तो a प्लस बी का वैल्यू आप ऊपर रख दीजिए 12 और बटा में a b 35, 12/35 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3x² प्लस k का वैल्यू 0 दिया हुआ है, का कह रहा है कि कोई समाधान नहीं है, मतलब कि इसका कोई भी हल नहीं है। तो कह रहा है कि k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा? तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं कि x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कंडीशन होता है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि इसका कोई रूट्स नहीं है, तो b² माइनस 4ac ये लेस देन 0 होता है। अगर लेस देन 0 है तो इसका कोई रूट्स नहीं आएगा। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो दोनों रूट्स रियल होंगे और बराबर होंगे, अल्फा और बीटा जो होगा ये बराबर होगा, अल्फा बराबर बीटा। और अगर b² माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अल्फा और बीटा दो रियल वैल्यू होगा और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा। बट यहाँ पे हमारा इतना नहीं पूछ रहा है, हम इसी पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई समाधान नहीं है, यानी कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा।
तो आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस के एक्स प्लस के इजकल टू 0 दिया हुआ है। तो b का वैल्यू कितना है k, तो k² माइनस 4, a के जगह पे 3 और c के जगह पे k लेस देन 0 होगा। क्लियर है? तो k² इजकल टू चढ़ती है 12, यहाँ पे लेस देन होगा। ठीक है, तो k² लेस देन 12 के से k काट दीजिए, यानी k जो है छोटा होगा 12 से। ऑप्शन नंबर कौन सा? k छोटा होगा 12 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि साइन 75 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता है, अगर इसको नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट कहिएगा कि √3 + 1 बटा में 2√2 इसका आंसर होता है। बट अब कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए साइन 75 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 75 को हम क्या लिखेंगे? साइन 45 + 30, 45 + 30, इसको हम a मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि साइन a + b का वैल्यू क्या होता है। तो आप कहोगे कि साइन a + b का वैल्यू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, क्या होता है बाबू? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो a के जगह पे आप 45 रखोगे और b के जगह पे कितना रखेंगे? 30 रखेंगे। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बटा में √2 और कॉस b यानी कॉस 30 का वैल्यू होता है कितना? √3/2। आप लोगों को वैल्यू पता होगा। और कॉस a है यानी कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1 बटा में √2 और साइन b की जगह यानी साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है कितना? 1 बटा में 2। तो यहाँ पे हो गया √3 बटा में 2√2 और यहाँ पे 1 बटा में 2√2। अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका क्या होगा बाबू? एलसीएम होगा 2√2, तो ऊपर में हो जाएगा कितना? √3 + 1। मैंने बताया था इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 दिया हुआ है और 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 243 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 3 के पावर x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबू? 27, और 27 को आप लिखोगे 3 के पावर में, तो 3 के पावर 3। बेस दोनों का सेम है तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है 3 के पावर x प्लस वाई, तो 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 243। आप 243 को आप क्या लिख सकते हो? 3 के पावर 5 आप कर लीजिएगा, 3 के पावर 5 कीजिएगा तो 243 आएगा। तो आप यहाँ पे कहोगे कि बेस समान है तो पावर क्या होगा? इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल दिया हुआ है, x और y दो वेरिएबल दिया हुआ है और यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप लोग सोल्व करना जानते होंगे। यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर y का वैल्यू निकालना रहता है तो दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी तो हमको फिलहाल x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 5 + 3 बटा में 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि एक खंबे की परछाई की लंबाई को उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। उसका जो परछाई बन रहा है, अगर ये खंबा है, अगर खंबा का लंबाई अगर 1 यूनिट है तो इसका परछाई कितना हो रहा है? √3 यूनिट हो रहा है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये 1 है तो ये √3 है। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए आपको उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है, यानी ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर मानते हैं और 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, और एक जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन लगाएंगे? tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यानी कि 1 बटा में √3, और 1 बटा में √3 में tan का कितना वैल्यू होता है? 30 वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा tan 30। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बाबू? 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। देखिए इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे। लास्ट क्वेश्चन जो है ये
कह रहा है कि बिंदु 4 3 ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 दिया हुआ है, और ये 3 - 2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप लोगों को बताया था कि अगर दो पॉइंट्स है ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हम आप कैसे निकालोगे, √ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो आपका पॉइंट्स कितना कितना दिया हुआ बाबू 4 3 और यहाँ पे दिया हुआ 3 - 2 3 - 2, तो x1 माइनस x2 यानी 4 - 3 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 तो 3 और माइनस ऑफ -2 करिएगा तो प्लस, ये क्या कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -y2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे +2 हो जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 मिनट, तो आपका हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर यानी 1 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 25 से 26 यानी कि √26 आएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग को तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही भी।